हेलो एवरीवन, दिस इज अमित पांडे। वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म डाउटनेट। तो कैसे हैं आप लोग? फटाफट से आ जाइए और फटाफट से आके जो है इस प्यारी सी क्लास को जो है ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आज हम एक बहुत ही प्यारा सा आपका एक अध्याय है जिसका नाम है सत्ता की साझेदारी। भैया आपका नागरिक शास्त्र का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है भाई, है ना। मैं कहूंगा इतना इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा ही ये महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसका जो है आज वन शॉट होने वाला है, मतलब कुछ ही मिनटों में जो है आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो फटाफट से आ जाइए और फटाफट से आके जो है इस क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। जल्दी से आ जाओ, फटाफट से आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। एक एक करके सब लोग जो है सारे बच्चे जो आ जाएंगे, जल्दी से आ जाएंगे और जितना हो सके उतना इस क्लास को जो है शेयर कर देना। अच्छा चलो, एक रिक्वेस्ट और है आपसे भैया। देखो एंड में आपको पता है जैसा आपका स्कॉलरशिप टेस्ट होगा और उस स्कॉलरशिप टेस्ट से क्या होगा भाई, आपको जो है कोर्स मिलेगा, है ना। आपको क्या मिलेगा भाई? कोर्स मिलेगा। तो भैया एंड तक जो है रुकना है और इस बारी जो क्वेश्चन आएंगे आपके वो इसी चैप्टर से रिलेटेड आएंगे। तो आपको शुरू से लेके एंड तक जो है क्या करना होगा, इस लेक्चर को जो है देखना होगा। गुड इवनिंग बेटा जी, गुड इवनिंग एवरीवन, राधे राधे, राम राम। चलो चलो आ जाओ, जल्दी से आ जाओ, फटाफट से आ जाओ और स्कॉलरशिप टेस्ट के लिए रेडी रहना, क्योंकि भैया कुछ ही मिनटों में 15 से 20 मिनट बाद जो है आपका टेस्ट होगा, जिसमें मैं इसी चैप्टर से संबंधित जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछने वाला हूं, है ना। जो अच्छे से जो क्वेश्चन वही कर पाएगा जिसने ये चैप्टर पढ़ा होगा या फिर जो मेरे से अच्छे से पढ़ लेगा, है ना। या तो आपने चैप्टर पढ़ा होगा, यानी अगर पहली बार पढ़ रहे हो ना आप 10वीं में, तो इस चैप्टर से ही संबंधित जो है क्वेश्चन आएंगे आपके स्कॉलरशिप टेस्ट में। तो रेडी रहिएगा। इसके लिए क्या करना होगा, आपको चैप्टर को ध्यान से सुनना होगा, ठीक है। जल्दी से आ जाओ, बिना किसी देरी के जो है इस क्लास को ज्वाइन कर लो फटाफट से, और जितना हो सके उतना शेयर कर दो फटाफट से, जल्दी से। क्योंकि भैया स्कॉलरशिप टेस्ट है तो देखो थोड़ा सीरियस हो जाओ, क्योंकि जो बच्चा जीतेगा उसे कोर्स जो है फ्री में मिलेगा। आपको पता है स्कॉलरशिप की तरह हम इनाम के तौर पर उसे दे रहे हैं, और एक हमारा इनिशिएटिव है भाई, आपको पता होना चाहिए इसके बारे में, है ना। तो स्कॉलरशिप टेस्ट को जो है सब देंगे, ठीक है। एक भी ऐसा बच्चा नहीं होना चाहिए जो भाई स्कॉलरशिप टेस्ट को ना देगा। सारे बच्चे जो है स्कॉलरशिप टेस्ट को देंगे। जल्दी से बताइए फटाफट से, क्लिक स्टार्ट करें, जल्दी से बताइए, स्टार्ट करें इस क्लास को, फटाफट से बताइए, जल्दी से, बिना किसी देरी के। चलिए सारे बच्चे जो है थम्स अप दे दो जल्दी से। हाँ बेटा मैं बहुत अच्छा हूं, अगर आप अच्छे हो तो मैं भी अच्छा हूं, ठीक है। चलिए फटाफट से जो है मेरे को एक थम्स अप दे दो फटाफट से, बढ़िया वाला। और स्कॉलरशिप टेस्ट के लिए जो है रेडी हो जाओ, क्योंकि इस चैप्टर से जो है संबंधित क्वेश्चन आएंगे स्कॉलरशिप टेस्ट में आपके। तो इस चैप्टर को जो है पढ़ना बहुत ही ज्यादा जो है महत्वपूर्ण है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो हमारा चैप्टर बहुत ही प्यारा है भाई, सत्ता की साझेदारी, है ना। तो मैं आपसे हमेशा बोलता हूं, जब भी किसी भी चैप्टर की शुरुआत करो तो उस चैप्टर के नाम पे जाओ, क्योंकि उस चैप्टर के नाम में ही उस चैप्टर का सार छुपा होता है। वो चैप्टर कहना क्या चाहता है ना, उसके नाम में ही छुपा होता है। अच्छा, सत्ता की साझेदारी, भैया सत्ता की लालच में तो आके भैया यहां पे भाई भाई का कत्ल कर देता है, बाप बेटे का कत्ल कर देता है। भाई सत्ता की लालच में क्या क्या नहीं होता, आपने मूवीज में देखा होगा भाई, है ना। सत्ता की लालच में आके एक मां ने अपने बेटे का कत्ल कर दिया, मतलब मजाक कर रहा हूं, ऐसा कुछ भी नहीं होता, लेकिन फिर भी बहुत सारी लड़ाइयां हो जाती हैं, है ना, लड़ाइयां हो जाती हैं। तो सत्ता की बात करने वाले हैं। सबसे पहले सत्ता का मतलब समझो कि सत्ता का मतलब क्या होता है भाई, क्योंकि सत्ता की जरूरत आपको भी पड़ने वाली है भैया। यूपीएससी क्लियर करना है, यूपीएससी क्लियर करके राजनीति में जाओगे तो सत्ता की आवश्यकता तुम्हें जरूर पड़ेगी। सत्ता का मतलब होता है पावर, है ना, ताकत। किस ताकत की बात हो रही है भाई? यहां पे किसी पहलवान वाले ताकत की बात नहीं हो रही, रेसलर की बात नहीं हो रही। यहां पे किस ताकत की बात हो रही है? यहां पे बात हो रही है भाई पॉलिटिकल ताकत की, राजनीतिक ताकत की बात हो रही है यहां पे, है ना। सत्ता की साझेदारी, और ये जो सत्ता है, ये जो पावर है, ये जो ताकत दी जा रही है आपको, इसकी साझेदारी की जा रही है। कहां पे साझेदारी की जा रही है भाई? तो हमारे देश में जो है इसकी साझेदारी की जा रही है ना। चलिए मैं आपको एक बहुत ही प्यारा सा उदाहरण देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। कहानी की तरह पढ़ेंगे, केस स्टडी की तरह पढ़ेंगे। बहुत ही प्यारा चैप्टर है ये, पूरा चैप्टर ही उदाहरणों पे बेस्ड है भाई। पूरे चैप्टर में जो है आप उदाहरण पढ़ोगे, और बहुत ही सरल चैप्टर है, और इससे क्वेश्चन भी बहुत ही ज्यादा सरल आने वाले हैं स्कॉलरशिप टेस्ट में, थोड़ी देर में होगा आपका, है ना। तो सुनो, यहां पे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, है ना। जैसे मैं बात कर रहा हूं सत्ता की साझेदारी, यहां पे इसका इंग्लिश में मतलब क्या है? इसका इंग्लिश में मतलब है पावर शेयरिंग। अब आप कहोगे सर जब पावर जो है उसको जब हम शेयर करते हैं, यानी कि हम सत्ता को बांटते हैं, तो कम होती है ना, ज्यादा कैसे हो जाएगी? अब एक बात बताओ, मैं आपके घर में एक केला है, एक बनाना है, मान के चलो, है ना। अब एक लोग हैं तो क्या होगा, वो एक जो बनाना है इस बंदे को मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा। अब आप मान के चलो आपके जो है 5 बहन भाई है, अब एक बनाना है, तो क्या होगा भाई, आपकी जो मम्मी होंगी वो क्या करेंगी, वो बनाने के 5 पीस करेंगी, एक आपको मिलेगा, बाकी 4 आपके बहन भाइयों को मिलेगा। तो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे तो चीजें कम हो रही है ना। कहीं अगर आप अकेले होते तो आपको पूरा केला मिल जाता, लेकिन आपके 4 बहन भाई और हैं, तो वो डिवाइड हो गया 5 में, है ना, और एक एक टुकड़ा जो है सबको मिल गया। तो आप कहोगे सर यार ये कैसी बात हुई, यहां पे सत्ता की साझेदारी जो हो रही है भाई, तो यहां पे तो चीजें कम हो रही है ना। मान के चलो मेरे को कोई ताकत मिल गई, है ना। अब मेरे पास ताकत है भाई, और मैं उस ताकत को कैसे भी इस्तेमाल कर सकता हूं,
लेकिन वही ताकत जो है, सेम जो ताकत है वो 4-5 लोगों को बांट दी जाए, है ना। मेरी जो ताकत है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जाए 4-5 हिस्सों में, इसको भी दे दिया, उसको भी दे दिया। एक और प्यारा उदाहरण लेता हूं मैं। मान के चलो मैं आपके क्लास का क्लास टीचर हूं, मान के चलो मैं आपके क्लास का क्लास टीचर हूं और मैंने किसी एक व्यक्ति को जो है आपके क्लास का मॉनिटर बना दिया, है ना। अब मैंने क्या कर दिया भाई, मैंने बोला उससे कि ये देखो, जब अगर मैं क्लास में नहीं रहूंगा तो सारा कुछ जो है तुम ही देखोगे। तो मैंने क्या किया भाई, मैंने जो है अपनी ताकत उस व्यक्ति को दे दी, सिर्फ अकेले व्यक्ति को। इससे होगा क्या, इससे बाकी के बच्चे 50 जो बच्चे हैं क्लास में, लड़का लड़की दोनों, उस पर किसका अधिकार हो गया, उस पर जो उस लड़के का अधिकार हो गया, वो जैसे चाहे चला सकता है मेरी अनुपस्थिति में। लेकिन अगर मैं वहीं पे क्या करूं, अगर मैं 3 यहां पे मॉनिटर अपॉइंट कर दूं, है ना, कि अगर ये काम नहीं होगा तो आप संभालोगे, अगर ये काम नहीं होगा तो तुम संभालो, अगर कोई शोर मचाएगा तो ए नंबर का लड़का संभालेगा, अगर कोई काम करके नहीं लाएगा तो बी नंबर का लड़का संभालेगा, है ना, अगर कोई बिना पूछे क्लास से बाहर जाएगा तो सी नंबर का लड़का या लड़की संभालेगी। तो इससे क्या होगा, इससे मैंने पावर को बांट दिया। इससे क्या होगा भाई, इससे जो है लड़ाई के जो चांसेस है ना वो खत्म हो जाएंगे, है ना। समझ में आ रहा है। तो भैया समझो यहां पे थोड़ा सा खेल, समझो यहां पे थोड़ा खेल क्या है। यहां पे जो है बेटा, चीज बांटने से बढ़ती है भाई, है ना। प्यार जो है बांटने से बढ़ता है, जितना प्यार करोगे उतना मिलेगा भाई, बांटोगे उतना बढ़ेगा। वैसे ही भैया जो सत्ता है ना वो बांटने से बढ़ेगी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हर चीज बांटोगे, ठीक है, समझ जाओ। फिर हर चीज नहीं बांटने वाली होती, ठीक है, हर चीज नहीं बांटनी, लेकिन आप फिर भी हम बहुत सारी जो चीजें हैं वो बांट सकते हैं। समझ जाओ भाई, जो बच्चे देख रहे हैं समझ गए होंगे, ठीक है। तो उसी के बारे में पढ़ेंगे भैया, सत्ता की साझेदारी इतनी जरूरी क्यों है। एक लोकतांत्रिक देश में एक सत्ता की साझेदारी जो होती है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, ताकतों को जो है बांटा क्यों जाता है, ताकत सिर्फ एक के हाथ में क्यों नहीं रहती। तो उसके बारे में जो है हम बात करने वाले हैं। फटाफट से बताओ जल्दी से, मजा आया नहीं आया, जल्दी से बोलो फटाफट से। इतना क्लियर हुआ या नहीं हुआ, फटाफट से बोल दो, देरी नहीं होनी चाहिए, है ना। सत्ता की साझेदारी का मतलब समझ में आ गया होगा। चलिए वही बात कर लेते हैं भैया। तो वो थोड़ी डेफिनेशन जान लो, थोड़ी सी डेफिनेशन जान लो। क्या दे रखी है यहाँ पे डेफिनेशन, जब किसी शासन व्यवस्था में क्या होता है, जब किसी शासन व्यवस्था में हर सामाजिक समूह और समुदाय की भागीदारी सरकार में होती है तो उसे हम क्या बोल देते हैं भाई, उसे हम बोल देते हैं सत्ता के साझेदारी, है ना। सत्ता की साझेदारी हम उसे बोल देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ भाई, हमारा जो देश है वो कैसा देश है भाई, हमारा जो देश है वो एक लोकतांत्रिक देश है ना। कैसा देश हमारा देश, एक लोकतांत्रिक देश है। यहां पर हर किसी की जो है सत्ता में साझेदारी होती है। हमारी सबकी, यानी कि जो 18 या 18 साल से ऊपर का है ना, उसकी भी सत्ता में साझेदारी देखने को मिलती है। भैया आप अपने लीडर को चुनते हो, आप वोट डालते हो और आप अपने जो एरिया होता है वहां से एक नेता को भेजते हो चुन के, तो आपकी भी सत्ता में साझेदारी हुई ना। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो सत्ता में साझेदारी है ना, सत्ता की साझेदारी जो है बेटा, ये क्या है, ये एक लोकतांत्रिक देश की रीढ़ की हड्डी है, उसकी एक आत्मा है। बिना सत्ता की साझेदारी के जो है आप एक लोकतांत्रिक देश की कल्पना भी नहीं कर सकते। सोच के देखो भाई, एक पूरा देश है बहुत बड़ा हमारा भारत, और सिर्फ उसे एक इंसान ही संभाल रहा है, तो ये कहां का लोकतंत्र हुआ, है ना। ये तो तानाशाही हो गई, ये तो राजतंत्र हो गया। तो भैया अगर किसी भी देश में लोकतंत्र को जमाना है, उसमें क्या जरूरत है, उसमें सबसे ज्यादा जरूरत होती है, उसमें सबसे ज्यादा जरूरत किसकी होती है, सत्ता की साझेदारी की। जहां पर क्या होता है, जहां पर हर सामाजिक समूह मतलब हमारे भाई भारत देश में कितने सामाजिक समूह है भाई, हर धर्म का इंसान रहता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, है ना, हर कास्ट का इंसान रहता है, अलग अलग भाषा बोलने वाला इंसान रहता है। तो ये सब मिलके क्यों रह रहे हैं भैया, क्यों इसलिए रह रहे हैं क्योंकि यहां पे सिर्फ एक इंसान के हाथ में ताकत नहीं है, ताकतों को जो है अलग अलग भागों में जो है विभाजित कर दिया गया है। कैसे किया गया है वो हम आगे जानेंगे, ठीक है। समझ में आ गया, जल्दी से बताइए, क्लियर हुआ या नहीं हुआ, जल्दी से बोलो फटाफट से, ठीक है। चलिए अब क्या क्या पढ़ेंगे भाई, इस अध्याय में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, सुनो यहां पे। तो बेल्जियम की जातीय संरचना के बारे में, तो बेसिकली कहने का मतलब यह है कि इस चैप्टर में हम 2 उदाहरण लेंगे, बहुत ही प्यारे से उदाहरण है। एक तो है भाई बेल्जियम की जातीय संरचना और दूसरा है भाई श्रीलंका की कहानी। इन दोनों की कहानी के बारे में जानेंगे, बेल्जियम में क्या कहानी थी और श्रीलंका की क्या कहानी है। इन दोनों की कहानी से हम सीखने की कोशिश करेंगे कि कैसे जो है सत्ता की साझेदारी होना या ना होना कैसा होता है। मतलब इन दोनों उदाहरण से हम जानने की कोशिश करेंगे। यहां पे 2 उदाहरण लेंगे हम। श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद होता क्या है उसके बारे में जानेंगे, और श्रीलंका में कैसे बहुसंख्यकवाद आया उसके बारे में हम जानेंगे, है ना। बेल्जियम की समझदारी, भाई बेल्जियम ने क्या समझदारी दिखाई उसके बारे में हम बात करेंगे। और क्या देखेंगे भाई, सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है उसके बारे में हम बात करेंगे। और भाई सत्ता की साझेदारी के रूप कौन कौन से रूप होते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो इन सारे टॉपिक्स के बारे में जो है हम बात करने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए, और भाई एंड तक रुकना है क्योंकि स्कॉलरशिप जो टेस्ट है वो थोड़ी देर में जो है होने वाला है, ठीक है ना। चलिए ये देख लो भाई, ये क्या है भाई, हमारा ये वर्ल्ड मैप है ना, ये वर्ल्ड मैप है। और वर्ल्ड मैप की हम बात करें तो भैया हमारा जो बेल्जियम है, हम जो पहला उदाहरण ले रहे हैं, हमारा जो बेल्जियम है कहां पर है, तो हमारा बेल्जियम जो है ये आप बोल सकते हो हमारे यूरोप में आता है। यूरोप नाम का जो महाद्वीप है, यहां पर जो है क्या पड़ता है भाई, बेल्जियम पड़ता है ना। बेल्जियम कहां पड़ता है, यूरोप नाम का जो महाद्वीप है वहां पर। यहां पर ये छोटा सा आपको दिख रहा है ना, ये छोटा सा, यहां पर आपको कहीं मिल जाएगा बेल्जियम, बहुत ही छोटा सा देश है। तो बेल्जियम के बारे में जो है थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं, बेल्जियम में क्या चीजें थी, है ना। बेल्जियम का उदाहरण हम ले क्यों रहे हैं,
इसके बारे में बात करेंगे। और इन दो उदाहरणों से, यानी कि श्रीलंका वाला उदाहरण और बेल्जियम वाला उदाहरण, इन दोनों उदाहरणों से आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि भैया सत्ता की साझेदारी जो है ना, ये जरूरी क्यों है, इसका मतलब क्या है। ठीक है, अच्छा अगर मैं बात करूं बेल्जियम की, तो बेल्जियम क्या है भाई, तो बेल्जियम एक देश है ना। बेल्जियम एक देश है, कहां पर है, तो एक यूरोप नाम का महाद्वीप है, वहां पर बेल्जियम नाम का देश है। ठीक है, इसकी जो आबादी है वो आप बोल सकते हो 1 करोड़ से थोड़ी अधिक है, 1 करोड़ से थोड़ी अधिक इसकी आबादी है। और अगर मैं बात करूं यहां पर, ये छोटा सा देश है, बहुत ज्यादा छोटा सा देश है, मतलब ये मान के चलो ये हरियाणा जितना बड़ा होगा, है ना, हरियाणा जो राज्य है उतना बड़ा होगा। और इसके जो नेबरिंग कंट्री है, यानी कि जो इसके पड़ोसी देश हैं वो कौन से हैं, तो इसके जो पड़ोसी देश हैं वो है फ्रांस, जर्मनी और लग्जमबर्ग, और यहां पे नीदरलैंड, लग्जमबर्ग, जर्मनी और फ्रांस, इसके क्या है भाई, ये जो है इसके नेबरिंग कंट्रीज है, यानी कि इसके पड़ोसी देश है। ठीक है, अच्छा, और यहां की हम बात करें तो बेल्जियम की जो जाति बनावट है, किस बेसिस पे जाति बनावट, मतलब जाति बनावट कुछ भी हो सकता है, यानी कि किसी धर्म के बेसिस पे हो गई, किसी भाषा के बेसिस पे हो गई। तो अगर हम जाति बनावट की बात करें बेल्जियम की, तो बहुत ज्यादा जटिल है। जटिल क्यों है, तो देखो यहां पे जटिल किसके बेसिस पे, भाषा के बेसिस पे, भाषा के आधार पर। तो यहां पे 59% जो लोग हैं वो क्या बोलते हैं, वो भाई डच भाषा बोलते हैं। डच एक भाषा होती है, तो यहां के 59% जो लोग हैं वो डच भाषा बोलते हैं। और भैया ये कौन से इलाके में रहते हैं, फ्लेमिश इलाके में रहते हैं, है ना। और जहां पे 40% जो लोग हैं वो क्या बोलते हैं, 40% जो लोग हैं यहां पे फ्रेंच भाषा बोलते हैं। बचे कितने, बचे 1%। 1% क्या बोलते हैं, 1% लोग जो हैं वो जर्मन भाषा बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पे जाति संरचना जो है थोड़ी सी जटिल है। 59% लोग फ्रेंच बोलते हैं, डच बोलते हैं, सॉरी डच बोलते हैं, 40% जो है फ्रेंच बोलते हैं, और जो वॉलून रीजन में रहते हैं, वॉलून नाम की एक जगह है वहां रहते हैं, और बाकी का बचा 1% जो है ये जर्मन भाषा बोलता है। अच्छा, अब ये तो पूरी किसकी कहानी हो गई, ये तो पूरी कहानी हो गई पूरी बेल्जियम की। बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स। तो ब्रुसेल्स की हम बात करें तो ब्रुसेल्स में थोड़ा सा खेल अलग है। ब्रुसेल्स का जो खेल है वो थोड़ा सा अलग है। कैसे अलग है सर, तो यहां पे जो 80% जो लोग हैं वो क्या बोलते हैं, ब्रुसेल्स राजधानी में 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं, और बचे हुए 20% जो लोग हैं क्या बोलते हैं, वो डच भाषा बोलते हैं। अब यहां पे थोड़ा अलग है, यहां पे उल्टा है, यानी कि पूरे हम बेल्जियम की बात करें तो बेल्जियम में सबसे ज्यादा भाषा कौन सी बोली जाती है, डच भाषा। लेकिन अगर हम बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स की बात करें तो यहां पे 80% लोग जो है फ्रेंच बोलते हैं। तो सोच के देखो कितना जटिल है यहां पे, है ना। अब हुआ क्या, सुनो, अब होता यह है कि यहां पे जो अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग होते हैं, अल्पसंख्यक का मतलब क्या होता है, तो अल्पसंख्यक का मतलब होता है जिन लोगों की संख्या बहुत कम है उन्हें हम क्या बोल देते हैं, अल्पसंख्यक बोल देते हैं। जिन लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है उन्हें हम क्या बोल देते हैं, उन्हें हम बहुसंख्यक बोल देते हैं। तो यहां पे आप देखोगे पूरे बेल्जियम की हम बात करें तो यहां पे जो 59% क्या है भाई, यहां पे फ्रेंच जो डच भाषा बोलते हैं, 40% क्या है यहां पे, तो लोग जो फ्रेंच भाषा बोलते हैं। तो यहां पे अल्पसंख्यक कौन हुआ, तो यहां पे फ्रेंच भाषा बोलने वाले जो है अल्पसंख्यक हो गए, है ना, 40%। अगर मैं अल्पसंख्यक की बात करूं तो बेटा देखो, जो अल्पसंख्यक लोग थे यहाँ के, ये काफी धनी थे, है ना, ये काफी पढ़े लिखे थे, समृद्ध थे और काफी ताकतवर भी थे। अब भाई ऑब्वियस सी बात है, इनकी संख्या कम है और वो धनी भी है, ताकतवर भी है, तो ऑब्वियस सी बात है जो लोग बहुसंख्यक में है, जिनकी संख्या बहुत ज्यादा है, वो तो चिढ़ेंगे ना तुमसे। अरे भैया तुम्हारी जब तरक्की होती है तो 4 लोग तुमसे जलते हैं या नहीं जलते, जलते हैं नहीं जलते, जल्दी से बताओ। तो यहाँ पे जो कम संख्या में लोग हैं, यानी कि जो फ्रेंच लोग हैं, जो कम संख्या में है, सिर्फ 40% जो है ये काफी अमीर भी है, धनी भी है, ताकतवर भी है। तो इससे क्या होगा भाई, इससे जो है समाज में क्या आएगा, तनाव आएगा भाई, है ना। यानी कि जो दूसरे लोग हैं, यानी कि मैं बात कर रहा हूं डच वालों की, जो उतने पढ़े लिखे नहीं है, जिनके पास उतना पैसा नहीं है, इनका क्या होगा भाई, ये तो भाई जलेंगे ना, ये क्या करेंगे, ये तो जलेंगे भाई। तो भाई जब जलेंगे तो इससे क्या होगा भाई, इससे जो है दोनों समूहों में जो क्या आने की आशंका है, टकराव आने की जो है आशंका है। इससे क्या हो सकता है भाई, इससे जो है गृह युद्ध की जो है स्थिति भी आ सकती है। समझ के देखो, है ना। तो सुनो, अभी फिलहाल के लिए इतना सुनो कि यहां पे क्या हुआ, बेसिकली यहां पे जो है जो इनका जाति बनावट जो है ना बहुत जटिल है, उसके तहत क्या हुआ, जाति बनावट जो है जटिल होने के तहत जो है यहां पे टकराव होने की जो आशंका बढ़ गई। अब देखोगे आप कि 1950 से 1960 के बीच में जो है यहां पे फ्रेंच और डच बोलने वाले समूह के बीच में जो है तनाव बढ़ने लगा। यानी कि यहां पे क्या हुआ, दोनों के बीच में जो है लड़ाइयां शुरू हो गई। किसके बीच में भाई, तो यहां पे 1950 से 1960 के बीच में जो है यहां पे जो फ्रेंच लोग थे और डच भाषी लोग थे, इनके बीच में तनाव शुरू हो गए। किसके आधार पर भाई, भाषा के आधार पर, है ना। अभी यहां पे जो है आप बोल सकते हो टू बी कंटिन्यूड लिख दो, टू बी कंटिन्यूड। अभी इस पे फिर से आएंगे हम, है ना। अभी हमारी स्टोरी में ट्विस्ट आएगा। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा फिर सर आगे हुआ क्या, इनकी सरकार जो थी उसने क्या किया, कुछ किया भी या नहीं किया, तो उसके ही बारे में बात करेंगे। बेल्जियम की समझदारी, है ना, एक टॉपिक है उसमें। अभी टू बी कंटिन्यूड लिखो और यहां से जो है हमारा टॉपिक अभी आगे जो है फिर से शुरू होगा यहां से, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं किसकी भाई, श्रीलंका की, है ना। श्रीलंका की बात करेंगे भाई। श्रीलंका की हम बात करें, श्रीलंका है कहां पे, तो भैया श्रीलंका जो है बिल्कुल दक्षिणी इलाके में है, भारत का जो बिल्कुल दक्षिणी इलाका जो है उसके नीचे एक क्या है भाई, एक द्वीप समूह है, आप बोल सकते हो। द्वीप समूह मतलब एक आइलैंड नेशन है, और
उसे ही हम क्या बोल देते हैं, श्रीलंका बोल देते हैं। ठीक है, अब हम श्रीलंका की बात करें, इसकी आबादी कितनी है भाई, तो 2 करोड़ है। श्रीलंका की आबादी जो है वो 2 करोड़ है। ठीक है, सबसे प्रमुख जो यहां पे सबसे प्रमुख जो सामाजिक समूह है वो कौन है भाई, सेनली, है ना। सेनली जो है एक भाषा होती है। सेनली क्या होती है, सेनली एक भाषा होती है, लिख लो, सेनली एक भाषा होती है ना। तो यहां पर अगर हम बात करो, श्रीलंका में 74% जो लोग हैं क्या बोलते हैं, 74% लोग जो है सेनली भाषा बोलते हैं। कि कौन सी भाषा बोलते हैं, सेनली भाषा, है ना। अच्छा, अब 74 हो गए, अब 18 बचे, वो 18% क्या बोलते हैं, 18% जो लोग हैं वो क्या बोलते हैं भाई, वो तमिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, 74% क्या हो गया भाई, 74% जो है यहाँ पे सिंहली भाषा बोलते हैं, और 18% जो लोग हैं वह तमिल बोलते हैं। और जो लोग तमिल बोलते हैं उसमें 2 कैटेगरी हैं, है ना। जो लोग तमिल बोलते हैं उसमें भी 2 कैटेगरी हैं। एक तो है श्रीलंकाई तमिल, यानी कि श्रीलंका के मूल निवासी, वो 13% तमिल बोलते हैं। 18% में से 13% कौन तमिल बोलता है, जो श्रीलंका के मूल निवासी हैं। और भारतीय तमिल कितने हैं, भारतीय तमिल का मतलब जो भारत से जाके श्रीलंका में बस गए हैं, उन्हें क्या बोल दिया, उन्हें बोल दिया भारतीय तमिल, है ना। जो भारतीय तमिल है वो कितने हैं, वो सिर्फ 5% है। सुनना यहां पे ध्यान से, भारतीय तमिल कितने हैं, सिर्फ 5% है। ठीक है, चलिए अब यहां पे थोड़ा सा कैलकुलेट करो। देखो 74% क्या हो गया, 74% हिंदी भाषा बोलते हैं। ठीक है, यहां पे जो 18% है वो तमिल भाषा बोलते हैं। और तमिल भाषा में से भी 18% में से जो 13% जो लोग हैं वो श्रीलंकाई तमिल है, यानी कि श्रीलंका के मूल निवासी, जो स्टार्टिंग से श्रीलंका में रह रहे हैं। और कुछ जो भारतीय जो लोग थे, जो तमिल जो श्रीलंका में जाके बस गए, ऐसे कितने लोग हैं, 5% जो लोग हैं वो क्या बोलते हैं, तमिल बोलते हैं। ठीक है, अच्छा अब आपके मन में आएगा सर बचा हुआ 7% कहां गया, 7% तो अभी बचा हुआ है ना। 7% क्या है भाई, 7% जो लोग हैं यहाँ पे ईसाई हैं, जो दोनों भाषा बोलते हैं, यानी कि जो आप बोल सकते हो तमिल भी बोलते हैं और सेनली भी बोलते हैं। और अगर मैं बात करूं तमिलों की, तो इसमें भी 2 ग्रुप हैं। जैसे श्रीलंकाई तमिल की मैं बात करूं और भारतीय तमिलों की बात करूं, तो इसमें जो हिंदू भी है और कुछ मुस्लिम भी है। तो यहाँ की अगर जाति बनावट देखोगे तो यहाँ पे भी काफी जटिल है। मतलब समझने की कोशिश करो। 74% जो लोग हैं क्या बोलते हैं भाई, 74% जो लोग हैं वो सिंहली भाषा बोलते हैं, है ना। अब 18% जो लोग हैं क्या बोलते हैं, तमिल बोलते हैं। उसमें से भी 13% भारतीय तमिल है, नहीं सॉरी श्रीलंकाई तमिल है, और 5% जो है भारतीय तमिल है। ठीक है, बचा हुआ 7% जो है ईसाइयों का है, वो दोनों भाषा बोलते हैं, सिंहली भी बोलते हैं और तमिल भी बोलते हैं। और जो तमिल भाषा बोलते हैं उसमें हिंदू भी है और मुस्लिम भी है। तो ऐसी बनावट है कुछ श्रीलंका की। ठीक है, चलिए ये कहानी है भाई, है ना। तो ये कहानी होगी श्रीलंका की। ठीक है, हमने किसके बारे में बात की भाई, हमने बात कर ली पहले बेल्जियम के बारे में और बात कर ली हमने श्रीलंका के बारे में। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, सर ये कहानी अधूरी रह गई, अब इससे मतलब इससे कंक्लूजन क्या निकला, इस स्टोरी का अंत क्या हुआ, अंत के बारे में जानो। अब यहां पे थोड़ा सा हम बात करेंगे किसके बारे में, बेल्जियम के बारे में। बेल्जियम ने क्या समझदारी दिखाई, है ना। ऐसा बेल्जियम ने क्या किया जो श्रीलंका ने नहीं किया। अब सुनो, अब जब बेल्जियम की सरकार को पता चला कि भैया डच जो भाषा बोलते हैं और जो फ्रेंच भाषा बोलते हैं इनके बीच में तनाव आ रहा है, तो यहां पे बहुत परेशानी हो जाती है ना। जो यहां पे बेल्जियम के लोग थे बेसिकली, है ना, मैंने बताया था ना कि जो फ्रेंच भाषा बोलते हैं, डच भाषा बोलते हैं, इनके बीच में तनाव आ रहा है। तो इनकी सरकार ने क्या किया, तो भैया इनकी सरकार ने बहुत ही समझदारी से क्या किया भाई, सरकार को, सत्ता को जो है अलग अलग भागों में विभाजित कर दिया ताकि कोई नाराज ना हो। इनकी सरकार ने किया क्या, सुनो, इनकी सरकार ने जो है चार स्तर पर जो है सरकार को विभाजित कर दिया। 4 स्तर पर इन्होंने क्या किया भाई, केंद्रीय सरकार बना दी, केंद्र सरकार, क्षेत्रीय सरकार, सामुदायिक सरकार और ब्रुसेल्स में सरकार। सुनो यहां पे ध्यान से सुनना, इनके सरकार ने बेल्जियम में तनाव ज्यादा ना हो, डच भाषा बोलने वाले और फ्रेंच भाषा बोलने के बीच में तनाव ज्यादा ना हो, तो इनकी सरकार ने क्या कदम उठाए, तो इनकी सरकार ने जो है अलग अलग स्तरों पर जो है सरकार को विभाजित कर दिया। केंद्र सरकार मतलब जो पूरे केंद्र की सरकार होती है, जैसे हमारे देश में क्या नरेंद्र मोदी कौन है भाई, केंद्र सरकार है ना। तो वैसे इन्होंने केंद्र सरकार बनाई। तो केंद्र सरकार में जो डच भाषा बोलने वाले लोग थे और जो फ्रेंच भाषा बोलने वाले मंत्री थे, उनकी संख्या समान रखी। देखो कितना अच्छा समझदारी का कदम उठाया इन्होंने। यानी कि देखो यहाँ पे संख्या किसकी ज्यादा थी, डच भाषा बोलने वालों की। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने तनाव ना हो, इनके बीच में तनाव ना हो, इसलिए डच बोलने वाले मंत्री और फ्रेंच बोलने वाले मंत्री, इनकी संख्या समान कर दी, बराबर बराबर होगी केंद्र सरकार में। ठीक है, चलिए क्षेत्रीय सरकार मतलब, क्षेत्रीय सरकार का मतलब क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट, है ना। जैसे मान के चलो हमारे भारत में क्या है, केंद्र सरकार केंद्र में है और स्टेट गवर्नमेंट होती है। राज्यों में क्या होता है, राज्यों में क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार। जैसे मैं मान के चलो हमारे पूरे केंद्र में कौन है, बीजेपी है, नरेंद्र मोदी है। और अगर मैं यूपी की बात करूं, यूपी में क्या है, यूपी में भी बीजेपी है, लेकिन वो राज्य सरकार है ना, स्टेट गवर्नमेंट है बेसिकली, है ना। क्या है भाई, स्टेट गवर्नमेंट है। सुनो यहाँ पे समझने की कोशिश करो। यहाँ पे हुआ क्या भाई, यहाँ पे केंद्र में जो है डच भाषा बोलने वाले और यहाँ पे फ्रेंच भाषा बोलने वाले, इन दोनों की संख्या जो है बराबर रखी गई, है ना। अगर मैं बात करूं क्षेत्रीय सरकार की, यानी कि अलग अलग वहां पे जो स्टेट्स है, उनमें जो सरकार थी, उनमें क्या हुआ भाई, उनमें जो है बेसिकली ये जो 2 इलाके हैं जहां पर जो आप बोल सकते हो फ्रेंच लोग काम कर रहे हैं या फिर डच लोग हैं, 2 इलाकों में जहां पर डच लोग हैं, फ्रेंच लोग हैं, वहां पर जो है उनके बीच में जो है सरकार को बांट दिया गया बराबर बराबर तरीके से। ठीक है, जो भी उनके जो भी शक्तियां हैं बेसिकली, है ना, जो भी केंद्र सरकार की जो शक्तियां हैं, उन्होंने क्या कर दी, इन्होंने जो
क्षेत्रीय सरकार है उन्हें बांट दी, है ना, क्षेत्रीय सरकारों में जो है बांट दी। अब क्या हुआ सुनो, एक इन्होंने जो है सामुदायिक सरकार भी बनाई। तो सर सामुदायिक सरकार क्या होती है? इसे हम बोलते हैं भाई कम्युनिटी गवर्नमेंट। सामुदायिक सरकार क्या होती है? इसे बोलते हैं कम्युनिटी गवर्नमेंट। यहां पर डच बोलने वाले लोग रहते थे, फ्रेंच बोलने वाले लोग रहते थे, जर्मन बोलने वाले लोग रहते थे। तो भैया इन्होंने एक सरकार बना दी, जो भी आप बोल सकते हो संस्कृत चीजें, संस्कृत चीजें, जैसे मान के चलो डच भाषा बोलने वाले, फ्रेंच भाषा बोलने वाले, जर्मन भाषा बोलने वाले, इनकी अलग अलग सांस्कृतिक चीजें हैं। तो इन्होंने एक अलग से सरकार बना दी। जो भी सांस्कृतिक मसले होंगे, जो भी शिक्षा से रिलेटेड, भाषा से रिलेटेड जो भी मसले होंगे, कौन संभालेगा? तो वो जो है सामुदायिक सरकार संभालेगी। यानी कि ये क्या करेंगे, हर समुदाय से जो एक मंत्री चुन के जाएगा, वो क्या मसले देखेगा? जो भी भाषा से संबंधित, शिक्षा से संबंधित, है ना, सांस्कृतिक चीजों से संबंधित जो भी मसले होंगे, वो कौन देखेगा भाई? वो सामुदायिक सरकार देखेगी, है ना। तो इन्होंने एक सामुदायिक सरकार अलग से बना दी, ठीक है। और इन्होंने क्या किया भाई? ब्रुसेल्स सरकार, यानी कि इसकी जो राजधानी है, जो बेल्जियम की राजधानी थी ब्रुसेल्स, इसमें एक अलग सरकार बना दी। जिसमें क्या हुआ भाई, जिसमें जो दोनों समुदाय जो थे, यानी कि फ्रेंच बोलने वाले और डच बोलने वाले, इन दोनों का जो प्रतिनिधित्व था वो समान हुआ। समझ के देखो, इन्होंने क्या किया भाई? इन्होंने बहुत ही समझदारी से काम किया। इन्होंने सबसे पहले तो 4 बारी अपने संविधान को बदला, 4 बारी अपने संविधान में संशोधन किया इन्होंने। उसके बाद इन्होंने क्या किया? ऐसे सत्ता की बंटवारा किया कि जिससे क्या ना हो, जिससे जो है दोनों के बीच में जो है मनमुटाव ना आए, है ना। तो इन्होंने क्या किया? ब्रुसेल्स में अलग सरकार है और इनमें जो है दोनों समुदाय का जो है समान प्रतिनिधित्व है। यानी कि ब्रुसेल्स की हम बात करें तो ब्रुसेल्स यानी कि इनकी जो राजधानी थी ब्रुसेल्स, तो इसमें एक अलग सरकार है। जैसे हमारे दिल्ली में किसकी सरकार है? आपकी सरकार है। आप दिल्ली वैसे केंद्र के अंडर में आता है, लेकिन वैसे किसकी सरकार है? यहाँ पे आपकी सरकार है, आम आदमी पार्टी की। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने ब्रुसेल्स में एक अलग सरकार बनाई, जिसमें क्या हुआ? जिसमें दोनों समुदाय जो थे, डच बोलने वाले और यहाँ पे फ्रेंच बोलने वाले, इन दोनों का ही प्रतिनिधित्व था बराबर, ठीक है। तो ये सब जो है इन्होंने कदम उठाने शुरू किए। आई होप आपको इतनी जो चीजें वो अच्छे से जो है क्लियर हो गई होंगी, है ना, क्लियर हुई। चलिए, तो ये हुआ। और यहां पे एक बात याद रखना, 1970 से 1993 के बीच में जो है इन्होंने क्या किया? इन्होंने 4 बारी जो अपने संविधान में संशोधन किए, 4 बारी संशोधन किए इन्होंने अपने संविधान में, ठीक है। चलिए, अब यहां पे अब देख लेते हैं, अब किसकी बात कर लेते हैं? श्रीलंका की। सर श्रीलंका ने ऐसा क्या नहीं किया? टॉपिक क्या भाई? टॉपिक पे ध्यान दो। टॉपिक पे क्या है भाई? टॉपिक है श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद। बहुसंख्यकवाद का मतलब क्या होता है? पहले बहुसंख्यकवाद की डेफिनेशन पढ़ लो। सुनो, यहां पे लिखा क्या है? बहुसंख्यकवाद यह मानता है कि अगर कोई समुदाय बहुसंख्यक है तो वह मनचाहे ढंग से शासन कर सकता है और इसके लिए जो है वह अल्पसंख्यक समुदाय की जो है आवश्यकताओं को क्या करेगा? उनकी इच्छाओं की जो है अवहेलना करेगा। यानी कि एक बात बताओ, बहुसंख्यकवाद का मतलब क्या होता है? बहुसंख्यक का मतलब क्या होता है? जो ज्यादा संख्या में। और बहुसंख्यकवाद क्या हो गया? तो एक विचारधारा होगी जिसमें क्या होगा? जिसमें जो लोग ज्यादा संख्या में है वो क्या करने की कोशिश करेंगे? वो अपनी ही चलाने की कोशिश करेंगे। बाकी जो अल्पसंख्यक समुदाय है उसकी मांगों की जो है अवहेलना की जाएगी। इसको हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं बहुसंख्यकवाद। और वही कहां हुआ? वही हुआ श्रीलंका में। श्रीलंका में हुआ क्या? सुनो, श्रीलंका को आजादी मिल गई थी 1948 में, है ना। यहां पे सबसे ज्यादा बोलने वाले लोग कौन थे भाई? सेनली, है ना। सेनली समुदाय जो था ये सबसे ज्यादा था। अब इन्होंने क्या किया? इन्होंने बेल्जियम की तरह जो है समझदारी नहीं दिखाई। इन्होंने यहां पे उल्टा ही कर दिया। इन्होंने क्या किया भाई? कि सेनली को जो है एकमात्र राजभाषा का दर्जा दिया गया भाई, है ना। सेनली को राजभाषा बोल दिया गया कि सेनली जो होगी वो राजभाषा होगी, राष्ट्रभाषा होगी। अब भाई हमारे देश में भी ऐसा नहीं है। हमारे देश में सबसे ज्यादा हिंदी बोली जाती है, लेकिन हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया, क्योंकि इससे लड़ाई ना हो, ठीक है ना। क्योंकि भैया हिंदी सिर्फ इधर ही नॉर्थ इंडिया में बोली जाती है ना। जब नॉर्थ इंडिया, सेंट्रल इंडिया, साउथ में जाओगी तो अलग अलग भाषाएं बोली जाएंगी। हमारे भारत में तो 1600 से ज्यादा भाषाएं हैं, लेकिन फिर भी किसी भी भाषा को जो है राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया हमारे भारत में। लेकिन भैया इन्होंने क्या किया? इन्होंने उल्टा कर दिया। इन्होंने तमिल वालों को की अवहेलना की, उनको बिल्कुल इग्नोर किया, उनको अनदेखा किया और सेनली भाषा को जो है राजभाषा का दर्जा दे दिया। और ये तो हो ही गया। इससे ज्यादा क्या हुआ भाई? वहां की जो सरकारी नौकरियां हैं, वहां के जो विश्वविद्यालय हैं, जो सरकारी नौकरियां हैं, वहां पर जो है सेनली भाषा बोलने वालों को जो है प्राथमिकता देने लगे कि ये जो सेनली भाषा बोलता होगा उसे जो है पहले प्रायोरिटी दी जाएगी, प्राथमिकता दी जाएगी, उनका एडमिशन पहले होगा, है ना। इससे आप सोच के देखो क्या बीतेगी आप पे। आपके साथ कोई ये सब कर रहा है, पार्शियलिटी कर रहा है भाई, भेदभाव कर रहा है, आपको कैसा लगेगा, है ना। तो यहां पे तमिल वालों की जो है मांगों को जो है यहां पे अनदेखा किया गया। अब इससे हुआ क्या? इसका रिजल्ट क्या हुआ? इससे हुआ यह कि वहां पर जो है गृह युद्ध की सिचुएशन आ जाती है। वहां पे गृह युद्ध हो जाता है, सिविल वॉर हो जाता है। गृह युद्ध मतलब कि घर के अंदर ही युद्ध होने लगे, यानी कि श्रीलंका के अंदर ही जो है लोग बट जाते हैं। एक तो तमिल होते हैं, दूसरी तरफ सेनली होते हैं। जो श्रीलंकाई तमिल होते हैं वो क्या करते हैं भाई? वो अपनी अलग से राजनीतिक पार्टी बना लेते हैं और क्या करते हैं भाई? तमिल को भी एक राजभाषा बनाने की मांग करते हैं, क्षेत्रीय स्वायत्तता की मांग करते हैं। क्षेत्रीय स्वायत्तता का मतलब क्या होता है भाई? इसे स्वायत्तता का मतलब होता है ऑटोनॉमी, कि भैया हमें भी कुछ ताकत दो, हम भी अपने निर्णय खुद ले सके। तो ये सब जो है चीजें कौन बोलते हैं भाई? ये जो तमिल होते हैं वो बोलते हैं, है ना। और यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे शिक्षा और रोजगार में जो है समान अवसर की मांग भी की। भैया जैसे तुमने सेनली लोगों को क्या किया है?
प्राथमिकता दी है, वैसी शिक्षा में और रोजगार में जो है हमें भी थोड़ी सी आपको प्राथमिकता देनी पड़ेगी, है ना। जब सिचुएशन ज्यादा बिगड़ ली, इन्होंने क्या बोला, जब सिचुएशन बहुत ज्यादा हो गई तो इन्होंने 1980 में क्या बना लिया भाई, यहां पे इन्होंने तमिल ईलम की मांग की। तमिल ईलम क्या है भाई, इन्होंने खुद अपना एक अलग देश बनाने की मांग की, अलग सरकार बनाने की मांग की इन्होंने, कि हम क्या करेंगे भाई, एक अलग सरकार बनाएंगे, एक अलग तमिलों का जो है देश बनाएंगे श्रीलंका के ही अंदर। तो ऐसी कुछ सिचुएशन जो है वो श्रीलंका में बन जाती है, एक गृह युद्ध की जो है स्थिति आ जाती है श्रीलंका में। सोच के देखिए यहां पे, आई होप आपको इतना जो है क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। अच्छा, अब यहां पे लास्ट टॉपिक बचा हुआ है कि सत्ता में साझेदारी क्यों जरूरी है। सत्ता में साझेदारी भाई देखो, थोड़ी ही देर में आपका स्कॉलरशिप हो रहा है, ये आखिरी टॉपिक है, पढ़ लो। थोड़ी ही देर में जो आपका क्या शुरू होने वाला है, आपका जो है स्कॉलरशिप टेस्ट शुरू होने वाला है। आखिरी टॉपिक है, किसी भी टॉपिक से जो है क्वेश्चन आ सकता है, किसी भी टॉपिक से जो है बेटा क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना। तो भाई रेडी रहिएगा, ठीक है, रेडी रहिएगा। अभी ये लास्ट टॉपिक है, 2 मिनट में खत्म हो जाएगा, 2 से 3 मिनट में। इसके बाद जो है आपका स्कॉलरशिप टेस्ट होगा, इसी चैप्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं वो आएंगे, ठीक है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, जल्दी से बताओ, ठीक है ना। चलिए थोड़ा सा जान लेते हैं सत्ता की साझेदारी जरूरी क्यों है। अब यहां पे क्या है बेटा, एक क्वेश्चन आया यहां पे कि सत्ता में साझेदारी जो है ये जरूरी क्यों है, ठीक है। सुनो यहां पे, सत्ता में साझेदारी जरूरी क्यों। तो देखो, विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच में जो है टकराव के अंदेशा खत्म हो जाता है ना। जब आप सत्ता में साझेदारी करोगे तो यहां पे अलग अलग जो समूह है ना, इनमें क्या होगा भाई, इनमें सलाह मशवरा रहेगा भाई। जब आप किसी एक को ताकत देते हो तभी तो जलन पैदा होती है। जब आप सबको ही बराबर बराबर क्या करोगे, समाज में सबको बराबर इज्जत दोगे, सबको मौका दोगे, समाज में पॉलिटिक्स में जो भाग लेने का, सत्ता में भाग लेने का, तो यहां पे क्या होगा, टकराव की आशंका खत्म हो जाएगी, है ना। और यहां पे क्या होता है बेसिकली, सत्ता की साझेदारी को जो है लोकतंत्र की आत्मा बोला गया है। हम बिना सत्ता की साझेदारी के बिना जो है हम लोकतंत्र को इमेजिन भी नहीं कर सकते। आप सोच के देखो बेटा, है ना, आप एक लोकतांत्रिक देश को कैसे सोच सकते हो जब तक वहां पे सत्ता की साझेदारी है ही नहीं। वहां पे ताकतों को सिर्फ एक के हाथ में रखा जा रहा है, बांटा ही नहीं जा रहा, ठीक है। चलिए, और क्या भाई, लोकतंत्र का मतलब ही होता है कि जो लोग शासन व्यवस्था के अंतर्गत है उनके बीच में जो है सत्ता को बांटा जाए। मतलब ही उसका ये डेफिनेशन ही कौन बनाता है, लोकतंत्र की जो परिभाषा है वही कौन डिफाइन करता है, वो सत्ता की साझेदारी ही डिफाइन करती है, ठीक है। इसलिए जो है जरूरी है। और हमारा जो कोर्स है बेसिकली दहाड़ बैच, ये लॉन्च हो चुका है, आपको पता होगा, है ना। अगर इसकी हम बात करें, इसमें आपको A to Z फीचर्स सारे मिल रहे हैं। इसमें डिटेल में आपको पढ़ाया जाएगा, हर चैप्टर को डिटेल में पढ़ाया जाएगा। A to Z फीचर्स मिलेंगे, जैसे कि आपको डेली क्लास मिलेंगी, 1 शॉट लेक्चर्स मिलेंगे, 100% डाउट सॉल्विंग, लाइव रिवीजन। कब से शुरू हो रहा है भाई, नवंबर से आपकी लाइव क्लासेस भी शुरू हो जाएंगी, ठीक है ना। ये सारी जो चीजें आपको मिलेंगी। प्राइस की बात करें तो 5999 जो है इसका प्राइस रखा गया है, ठीक है ना। चलिए, तो भाई ये था आपका ये टीचर्स की बात करें, आप जानते हो टीचर्स के बारे में। अच्छा, अब जल्दी से बताओ, फटाफट से बताओ कि आप स्कॉलरशिप टेस्ट ले लिया जाए। तो एक आखिरी टॉपिक बचा हुआ है, आखिरी टॉपिक पढ़ लो। इसके बाद जो है, मैं भूल गया था थोड़ा सा, आई एम रियली सॉरी। आखिरी टॉपिक पढ़ लो। आखिरी टॉपिक के बाद क्या होगा, आखिरी टॉपिक के बाद जो है हम शुरू करेंगे बेसिकली, है ना। आखिरी टॉपिक के बाद जो है हम शुरू करेंगे बेसिकली हमारा स्कॉलरशिप टेस्ट, ठीक है। स्कॉलरशिप टेस्ट आखिरी टॉपिक के बाद शुरू होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना। अब यहां पे सुनो, एक बात सुनो, यहां पे सत्ता की साझेदारी के रूप कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से रूप होते हैं सत्ता की साझेदारी के, ये थोड़ा जान लो। कैसे कैसे रूप होते हैं सत्ता की साझेदारी के रूप, कौन कौन से होते हैं, इसे जान लो। आखिरी टॉपिक है, उसके बाद जो है आपका शुरू हो जाएगा। और हाँ, हमारा ये जो दहाड़ बैच है, इसको प्लीज आप लीजिएगा, क्योंकि देखो हर चीज जो है आपको सिस्टमैटिक वे में करवाई जाएगी। A to Z आपकी पढ़ाई जो है पूरी सिस्टमैटिक वे में करवाई जाएगी, जिसमें आपको सब कुछ जो है कवर करवाया जाएगा। A to Z हर एक चीज जो है आपकी कवर होने वाली है इस दहाड़ बैच में, ठीक है। चलिए, अब बात कर लेते हैं भैया आखिरी की। भैया सत्ता की साझेदारी के रूप क्या होते हैं। सर आपने सब कुछ बता दिया, सर आपने सब कुछ बता दिया। देखो, इस टॉपिक से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत है स्कॉलरशिप टेस्ट में, तो याद रखना, ठीक है। तो देखो, सत्ता की साझेदारी के रूप क्या है। सर आपने ये तो बता दिया सत्ता की साझेदारी का मतलब क्या है, लेकिन रूप तो बताया नहीं, किस किस तरीके से जो है हम सत्ता की साझेदारी कर सकते हैं। तो रूप पे थोड़ा सा ध्यान दे लेते हैं, कौन कौन से रूप है। तो सबसे पहले बात आती है भाई क्षैतिज वितरण। क्षैतिज वितरण को क्या बोलते हैं, इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। तो बेटा देखो, इंग्लिश में मैं इसलिए बताता हूं क्योंकि आगे जो है आपको इंग्लिश में ही पढ़ना है, ठीक है। इंग्लिश भी पता होनी जरूरी है, हिंदी के साथ साथ जो है आपको इंग्लिश में भी पता होना जरूरी है। तो देखो, सबसे पहला बंटवारा होता है क्षैतिज वितरण, इसे हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, ठीक है ना। जैसे मैं बात करूं, इसमें क्या होता है बेसिकली, इसमें हम जो शासन होता है, शासन व्यवस्था जो होती है, उसके अलग अलग अंगों में जो है हम सत्ता का बंटवारा कर देते हैं। यानी कि एक ही स्तर पर, है ना, एक ही लेवल पर जो है, एक ही अंग पे जो है सत्ता का बंटवारा कर देते हैं। तो आपको पता होना चाहिए, हमारी जो लोकतांत्रिक सरकार है उसके 3 अभिन्न अंग होते हैं, जैसे कि भाई विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, है ना। बेसिकली मैं बता क्या रहा हूं, सुनो, मैं बता रहा हूं सत्ता की साझेदारी के रूप हम कैसे कैसे जो है पावर्स को डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो सुनो, यहां पे विधायिका, कार्यपालिका और यहां पे न्यायपालिका।
अगर मैं बात करूं विधायिका की, विधायिका का काम क्या होता है? यहां पे रूल बनाना, है ना, कानून बनाना किसका काम होता है? विधायिका का काम होता है ना। कार्यपालिका का काम क्या होता है? जो कानून बने हैं उनको इंप्लीमेंट करवाना, उन्हें लागू करवाना। और न्यायपालिका का मतलब क्या होता है भाई? जो भी कानून बने हैं, है ना, उन्हें लागू भी कर दिया गया है, लेकिन उनकी कोई अवहेलना करता है तो उसे दंड देना। तो ये काम किसका है भाई? न्यायपालिका का। तो यहां पे हमने क्या किया है? यहां पे हमने 36 बंटवारा किया, यानी कि एक लेवल पे जो हमने क्या कर दिया, विभिन्न अंगों पे जो है, जो लोकतांत्रिक शासन के विभिन्न अंग हैं, इनके बीच में जो है सत्ता की हमने साझेदारी कर दी है ना। विधायिका अपना काम करेगा, विधायिका क्या करेगा? नियम कानून बनाएगा। कार्यपालिका अपना काम करेगा, क्या करेगा भाई? जो नियम बने उन्हें लागू करवाएगा। और न्यायपालिका जो है अपना काम करेगा। दूसरा तरीका क्या है भाई? इसे हम बोलते हैं संघ सरकार, यानी कि सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, यानी कि हमने अलग अलग स्तर पर जो है सरकार का बंटवारा कर दिया। यानी कि कोई भी हमारे देश में सिर्फ एक सरकार नहीं है, हमारे देश में 3 प्रकार की सरकारें हैं, ध्यान दो, है ना। सेंटर की हम बात करें, सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, है ना। अब हमारे देश में बहुत सारे क्या है? राज्य हैं, 29 राज्य भाई, 28 राज्य हमारे देश में 28 राज्य हैं। तो 28 राज्यों में जो है 28 क्या है? 28 हमारी केंद्र राज्य सरकारें भी हैं, है ना। 28 क्या हमारे देश में 28 जो है राज्य सरकारें भी हैं, यानी कि केंद्र में कौन है? केंद्र में नरेंद्र मोदी है, लेकिन बाकी के बच्चे जो 28 अंदर राज्य जो है ना, उसमें जो अलग अलग सरकारें हैं, है ना। अब कोई एक इंसान के हाथ में ताकत नहीं है ना, आप सोच के देखो, यहां पे किसी भी एक इंसान के हाथ में ताकत नहीं है। केंद्र में कौन है भाई? केंद्र में बीजेपी है, ठीक है। और केंद्र के अंदर बहुत सारी क्या है? राज्य सरकारें हैं। तो राज्यों के अंदर क्या है? राज्य सरकारें हैं। अच्छा, अब राज्यों में क्या है? राज्यों में भी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट है और इनके अंदर अलग अलग गांव है। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें अलग स्थानीय स्तर पर जो है सरकार बनती है। प्रधानी के इलेक्शन होते हैं, है ना, ये विधायिका के इलेक्शन होते हैं, ये किसमें आ जाएंगी? ये स्थानीय सरकार जो होती है उसके अंदर में आएंगे। स्थानीय जो सरकार होती है, स्थानीय सरकार जो होती है, लोकल गवर्नमेंट जिसे बोलते हैं, उसमें आती है। तो अगर हम बात करूं, अगर हम ऊर्ध्वाधर सरकार की बात करें, ऊर्ध्वाधर जो सरकार होती है बेसिकली, जिसे हम इंग्लिश में वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बोलते हैं, इसमें क्या होता है? इसमें जो हम अलग अलग स्तर पर जो है सरकार को विभाजित कर देते हैं। केंद्र पे केंद्र सरकार, राज्यों में राज्य सरकार, और राज्य के अंदर जो भी डिस्ट्रिक्ट है, जो भी गांव है, इसमें क्या हो जाएगी? इसमें जो है आपको स्थानीय सरकार जो है हो जाएगी, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए हम दे दें भाई, राज्य सरकार, तो जैसे बीजेपी की राज्य सरकार कहां पे? यूपी में है ना। फिर यूपी में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट है, तो अलग अलग डिस्ट्रिक्टों में भी क्या होगी? सरकारें होंगी, है ना। गांव में क्या होंगे? गांव में प्रधानी के इलेक्शन होते हैं। तो ये कौन करवाता है भाई? ये भाई लोकल लेवल की जो गवर्नमेंट होती है, वहां के आसपास के जो लोग होते हैं वही पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। दूसरा ये हो गया। अच्छा, तीसरे की हम बात कर लेते हैं, विभिन्न प्रकार के जो है दबाव समूह। दबाव समूह क्या होता है भाई? वह दबाव समूह क्या होता है भाई? आपने देखा होगा कि भाई ये जो आंदोलन वगैरह होते हैं, है ना, आपने देखा होगा क्या होते हैं? ये जो मान के चलो ये टीवी न्यूज चैनल्स वाले हैं, मीडिया हाउसेस वाले हैं, है ना, ये क्या हो गया? दबाव समूह हो गया। ये विपक्षी दल जो होता है ना, विपक्षी दल का मतलब क्या होता है? जो जीत नहीं पाता, जो सरकार जिसकी नहीं बनती, वो क्या हो जाता है? वो विपक्षी दल हो जाता है। ये भी क्या होते हैं? ये दबाव समूह होते हैं। ये क्या करते हैं बेसिकली? ये सरकार पर जो है दबाव बनाते हैं। ये सरकार पर दबाव बनाते हैं। जैसे सरकार कुछ उल्टा सीधा कर रही है, तो ये क्या करते हैं भाई? सरकार पर दबाव बनाते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे? ये भाई दबाव समूह हो जाएंगे बेसिकली। इनका काम क्या होगा? सरकार पर दबाव बनाना, है ना, ताकि सरकार जो है ठीक से चले, है ना। और यहां पे सरकार एक और तरीके से, वहां पे जो अलग अलग सामाजिक समूह है, उनको भी क्या करती है? उनको भी सत्ता में साझेदारी करने का मौका देती है। जैसे कि आप देख सकते हो, दलित वगैरह जो होते हैं, जो समाज में बहुत पिछड़े हुए लोग हैं, उनको जो है सरकार क्या देती है? आरक्षण भी देती है। तो अलग अलग सामाजिक समूह जो है उनको भी आगे बढ़ाती है। आपने देखा होगा जैसे गांव में चुनाव होते हैं, है ना, तो इसमें जो है जो महिलाएं हैं, उनके लिए 1/3 जो सीट है वो खाली रहती है, है ना। ये भी क्या भाई? ये भी सत्ता की साझेदारी है कि महिलाओं को मौका दिया जा रहा है। जो समाज में पिछड़ा वर्ग है उसे मौका दिया जा रहा है। दलितों के लिए सीट्स रिजर्व रहती है, दलितों के लिए जो सीट्स होती हैं वो रिजर्व रहती हैं, है ना। क्यों रहती है? ताकि वो समाज में पिछड़े हुए उन्हें आगे बढ़ाया जाए। तो यहां ऐसा नहीं है कि सिर्फ सत्ता की साझेदारी हो रही है, जो समाज में लोग पिछड़े हुए रह गए हैं, बहुत पिछड़े हुए रह गए हैं, उनको भी जो है सरकार आगे बढ़ा रही है, बढ़ने का मौका दे रही है ना। और यहां पे आखिरी क्या है भाई? आखिरी है भाई यहां पे सामाजिक समूह, है ना। तो यहाँ पे जो भाषा का मसला हो गया, धार्मिक समूह हो गए, उन्हें बढ़ाने का भी जो यहाँ पे सरकार आगे बढ़ाती है। जैसे हम बात करें इसकी भाई बेल्जियम की, तो बेल्जियम में क्या था भाई? हमारे भारत में तो सामुदायिक सरकार नहीं है, लेकिन बेल्जियम में क्या था भाई? बेल्जियम में अलग अलग समुदायों के लिए जो है क्या था? अलग अलग सामुदायिक सरकारें भी थी, ताकि जो भी मसला होता है भाषा से संबंधित, संस्कृत चीजों से संबंधित, धार्मिक समूह से संबंधित, तो ये जो मसला है कौन देखेगा? ये जो मसला है बेसिकली कौन देखेगा भाई? तो ये आप बोल सकते हो सामाजिक समूह ही देखेगा, ठीक है ना। कौन देखेगा? सामाजिक समूह ही देखेगा। मतलब जो भी आप बोल सकते हो, जो भी मसले होंगे, भाषी मसले, धार्मिक समूह जो होते हैं, इन सबसे संबंधित जो भी चीजें होंगी, कौन देखेगा? ये हमारी जो आप बोल सकते कम्युनिटी गवर्नमेंट जो है, सामुदायिक सरकार जो है वो देखेगी, ठीक है। इसी के साथ क्या हुआ भाई? चैप्टर फिनिश हुआ। अब बताओ, जल्दी से बताओ कौन कौन रेडी है। अब भाई जल्दी से बताओ कौन कौन रेडी है, फटाफट से बताओ कौन कौन रेडी है, जल्दी से बोलो। रेडी हो ना स्कॉलरशिप टेस्ट के लिए? फटाफट से बताओ, जल्दी से, जितना हो सके उतना शेयर कर दो, फटाफट से जितना हो सके उतना शेयर कर दो, क्योंकि मैं स्कॉलरशिप टेस्ट जो है वो करवाने वाला हूं। फटाफट से। स्कॉलरशिप टेस्ट के रूल पता है आपको? क्या करना है? कुछ नहीं करना है आपको। जो कमेंट सेक्शन है, यहां पर लिंक आपको मिल जाएगी,
कमेंट सेक्शन जो है वहां पे आपको लिंक मिल जाएगी और आपको क्या करना है भाई, उस लिंक पे जाना है और आप अपना नंबर फिल करना है, नाम डालना है, नंबर रियल होना चाहिए। इनकेस अगर आप जीतते हो तो उसी नंबर पे जो आपको कोर्स दिया जाएगा, ठीक है। और आपको क्या करना है भाई, और बेसिकली आपको क्या करना है, अपनी डिटेल्स फिल करनी है, अपना नाम डालना है और नंबर डालना है। नाम ठीक होना चाहिए और नंबर भी ठीक होना चाहिए। नाम पापा की परी मत डाल देना, नाम जो आपका एक्चुअल नाम है वो डालना है आपको, ठीक है ना। जॉन सीना नाम नहीं डालना आपको, है ना, लड़के जॉन सीना डाल देते हैं, जॉन सीना हूं मैं, खली हूं, ये वो, ऐसे उल्टे सीधे नाम नहीं डालने, अपना खुद का जो रियल नेम है वो डालना है, ठीक है ना। चलिए, ठीक है ना, क्लियर हुआ ना। तो फटाफट से जल्दी से वो लिंक आ गई है आपकी, फटाफट से लिंक आ गई है और आपको क्या करना है, लिंक को जो ज्वाइन करना है, टेस्ट देना है। फटाफट से अभी लिंक आ रही है, जल्दी से बताओ, जल्दी से करो, फटाफट से करो, जल्दी से फटाफट से करो। चलो चलो जल्दी से करो, फटाफट से करो भाई, जीतने वाले को धार 2.0 मिलेगा। फटाफट से करो, जल्दी से, बिना किसी देरी के, देरी नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी, है ना। जीतने वाले को लिंक पे जाओ, क्लिक करो। और भाई यहां पे आपकी स्पीड भी मैटर करती है ना, स्पीड जो है आपकी बहुत मैटर करती है। जब तक स्पीड नहीं होगी, क्योंकि देखो आप भले ही क्वेश्चन सारे सही कर लो, लेकिन स्पीड नहीं होगी तब तक कुछ फायदा नहीं है। स्पीड भी जो है आपकी बहुत ज्यादा मैटर करती है, ठीक है। जल्दी से बताओ, जल्दी से करो, फटाफट से, जल्दी से करो। फटाफट से, सारे बच्चे देंगे, सारे बच्चे देंगे। लिंक बेटा आया है आपका, ये जो लिंक यहां पे दे रखा है ना, आपका जो कमेंट सेक्शन है यहीं पे दे रखा है लिंक, ठीक है। बताओ बताओ, जल्दी से बताओ, फटाफट से करो, जल्दी से, सारे बच्चे करेंगे फटाफट से, जो है सारे बच्चे जो है इसका करने की कोशिश करेंगे फटाफट से। जल्दी से करो, हो गया, फटाफट से बताओ। चलो भाई, हो गया ना, पक्का हो गया, चलो ठीक है। अरे भाई आज क्या हो गया तुम लोगों को, आज क्या हो गया, सिर्फ सात क्वेश्चन के आंसर सही किया है किसी बच्चे ने, 10 में से 10 ठीक चाहिए मेरे को। आज तो बहुत कम ठीक हुए हैं यार, पूरे चैप्टर पढ़ाया अच्छे से, गलत कैसे कर रहे हो आप लोग, गलत कैसे कर रहे हो। एक बार ही मौका मिलेगा, लेकिन भाई 10 सही करने हैं, फटाफट से करो जल्दी से, है ना, फटाफट से करो यार, बहुत कम कर रहे हो तुम लोग। ना 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 ना, ऐसे काम नहीं चलेगा। मैंने देखा सिर्फ 7 क्वेश्चन ही ठीक किया किसी बच्चे ने, उससे ज्यादा ठीक ही नहीं किया। 10 क्वेश्चन है भाई, 3 क्वेश्चन कहां गए।
तो चलो हमें पहला बच्चा मिल गया है, ठीक है, पहला बच्चा है अनिल कहार। तो अनिल कहार बेटा कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप जो है ये जो स्कॉलरशिप टेस्ट है वो जीत गए हो, आपको मिलेगा आधार 2.0, ठीक है ना। चलिए, तो आपने 7 क्वेश्चन जो है सही किए हैं, पूरे किसी ने सही कर ही नहीं पाए। ऑप्शन तो बेटा आने चाहिए। हाँ, तो सबसे ज्यादा जिस बच्चे ने सही किए हैं और सबसे ज्यादा टाइमिंग में किए हैं वो अनिल कहारी है, ठीक है। अनिल जी आप कॉन्ग्रेचुलेशंस बेटा, आपने जो है सारे ठीक किए, ठीक है ना। चले, तो आई होप आपको इस पूरी क्लास में मजा आया होगा, और अब हम मिलेंगे, अभी मौके मिलते रहेंगे आपको, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं, होता है ऐसा कभी कभी, लेकिन हाँ जितने क्वेश्चंस थे उतने सही किए हैं अनिल ने ही सबसे ज्यादा ठीक, मतलब इसमें टाइमिंग भी मैटर करती है बेटा, देखो टाइमिंग भी जो है बहुत ज्यादा मैटर करती है, तो टाइमिंग सबसे ज्यादा तेज भी अनिल ने ही की है, ठीक है ना। चलिए, तो एंड करते हैं सेशन को, मिलेंगे हम अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।